नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। देश भर के 14 दूरदर्शी नव प्रवर्तकों को 14वें NCPDP एम्फसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड से किया गया सम्मानित। विकलांग व्यक्तियों को सहायता का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सैनिक के विकलांगता पेंशन दावे को 10 साल तक बढ़ाया। आर्मी के पेंशन नियमों का किया उल्लेख। नए विकलांगता पेंशन नियमों को लेकर बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली में अक्षम बच्चों के लिए शुरू किए गए 7 स्पेशल स्कूल्स। मनोरोग से पीड़ित नाबालिग लड़की से बलात्कार, लोगों की उदासीनता का सामना करना पड़ा। बढ़ाई गई AIBE 18 एग्जाम के लिए पंजीकरण की समय सीमा। विकलांग लोगों के लिए AI बनाएगी पहुंच और समावेशन को अधिक सुलभ। GU क्लॉज करता है सुनने और बोलने में अक्षम लोगों के खिलाफ भेदभाव। विकलांगता अधिकार निकाय। नोएडा में 2500 विकलांग बच्चों के लिए 250 शिक्षकों की जरूरत, लेकिन मौजूद है केवल 8 शिक्षक। कर्सर को हिलाएं और बैग खरीदें बस अपने सिर के एक झटके से। गूगल जीमेल के 10 साल पुराने फीचर्स को कर रहा है खत्म। पंजाब यूनिवर्सिटी में दिव्यांग छात्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices
has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम एक अच्छी खबर से कर रहे हैं, जिसमें हम सुनने वाले हैं 14वीं NCPEDP एम्फेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स के बारे में। इन अवार्ड्स में 14 विशेष नवाचारकों को उनके इनोवेशन के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन नवाचारों को दिए जाते हैं जो दिव्यांगों की विकास राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने और समावेशी समाज बनाने हेतु कार्यशील रहते हैं। पिछले 13 वर्षों से इन अवार्ड्स के माध्यम से समावेशी समाज के निर्माण हेतु कार्यरत व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों की सराहना लगातार की जा रही है। NCPEDP और एम्फेसिस के प्रयासों की सराहना करते हुए भारतीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात विभाग के मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि इन पुरस्कारों के संस्थापन के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी और सस्टेनेबल भविष्य बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन एवं गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत के लिए पूरे 1.4 अरब जनसंख्या की भागीदारी राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक के सफर में भारत के दिव्यांगों एवं उनके परिवारों की संपूर्ण भागीदारी ही हमें समय से लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। समावेशी और सस्टेनेबल समाज की निर्माण दिशा में दिव्यांगों के योगदान एवं उनकी प्रतिबद्धता को प्रोत्साहन देने का ये प्रयास विकसित भारत की ओर एक सकारात्मक कदम है। इन पुरस्कारों के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए विकलांग लोगों के लिए पहुंच और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्था NCPEDP के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि दुनिया में करीब 1 अरब लोगों को सहायक उत्पादों की जरूरत है, लेकिन ऐसे 10 जरूरतमंदों में से केवल 1 को ही ऐसे उत्पादों तक पहुंच मिल पाती है। यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स 2023 हमें इस अंतर को कम करने की याद दिलाता है। हमारा मानना है कि सभी दिव्यांग व्यक्तियों की सहायक उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित किए बिना समावेशी विकास का सपना अधूरा ही रहेगा। हमारे सिस्टम में दिव्यांग व्यक्तियों को अक्सर तिरस्कृत किया जाता है और उन्हें गरीबी में जीने पर मजबूर किया जाता है। हम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सर्वसमावेशी वातावरण तैयार करने के मामले में भारत को वैश्विक मंच पर निरंतर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। पुरस्कार प्रदान करते हुए भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल जी ने भी विजेताओं के प्रयासों की जमकर सराहना की। दोस्तों, NCPEDP के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने बताया कि इस वर्ष 14वें NCPEDP एम्फेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स के 14 विजेता नागालैंड और लक्षद्वीप से लेकर पुदुचेरी तक भारत के 11 राज्यों से हैं। ये देश भर में यूनिवर्सल डिजाइन और पहुंच के क्षेत्र में बढ़ती जागरूकता और प्रगति को रेखांकित करते हैं। ये पुरस्कार अपने 14वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये पुरस्कार एक ऐसे समावेशी दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में काम करते हैं, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं और सेवाओं तक पहुंच की राह में आड़े आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब देने को कहा जिसमें मांग की गई है कि विकलांग व्यक्तियों को सहायता की मात्रा समान सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत दूसरों को दी जाने वाली सहायता की तुलना में 25% अधिक होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली स्थित संगठन भूमिका ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और मामले को
4 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से मामले में शीर्ष अदालत की सहायता करने का अनुरोध भी किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 के प्रावधानों पर भरोसा किया है। 2016 अधिनियम की धारा 24 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है और धारा 24(1) कहती है कि उचित सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर पर्याप्त मानक के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा और प्रचार करने के लिए आवश्यक योजनाएं और कार्यक्रम की तैयारी करेगी। संगठन के अध्यक्ष जयंत सिंह राघव ने पीठ को बताया कि अधिनियम धारा 24(1) के प्रावधान है कि विकलांग व्यक्तियों को समान सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत अन्य लोगों की तुलना में 25% अधिक राशि प्रदान की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने पूछा है कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनके संबंध में आप 25% की वृद्धि का दावा कर रहे हैं। राघव ने विभिन्न राज्यों द्वारा दी जाने वाली विकलांगता पेंशन का जिक्र किया। पीठ ने कहा है कि वर्तमान में सभी राज्यों को नोटिस जारी करने के बजाय हम केवल भारत संघ को नोटिस जारी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि केंद्र सरकार को क्या कहना है। दोस्तों, आइए अगली खबर सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिटायर्ड सैनिक के विकलांगता पेंशन दावे के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसने 15 साल तक भारतीय सेना में सेवा की थी और 1987 में हृदय संबंधी परेशानी के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार व्यक्ति की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई और उनके रिकॉर्ड्स अनुकरणीय थे। उनके खिलाफ एकमात्र कारक ये था कि उनकी सर्जरी कराने में अनिच्छा उन्होंने व्यक्त की थी। कोर्ट ये देखकर हैरान था कि ट्रिब्यूनल ने विकलांगता पेंशन को केवल 1 वर्ष तक ही सीमित कैसे कर दिया, जबकि सेना के लिए पेंशन विनियम के नियमों के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे मामलों में विकलांगता पेंशन 10 साल के लिए दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता का मूल्यांकन करने वाले मेडिकल बोर्ड की स्पष्ट राय थी कि व्यक्ति की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी और रिकॉर्ड अनुकरणीय दिखाया गया था। एकमात्र पूर्वाग्रही कारक जिसने बोर्ड को ये राय देने में प्रभावित किया था वो ये था कि विकलांगता सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं थी, सर्जरी कराने की उनकी अनिच्छा थी। साथ ही रिकॉर्ड इस तथ्य की भी बात करता है कि अपीलकर्ता की स्थायी विकलांगता उसके डिस्चार्ज का कारण थी। इन सभी कारकों को देखते हुए सशस्त्र बल अपीलीय न्यायाधिकरण का विकलांगता लाभ को 1 वर्ष तक सीमित रखने का निर्णय तर्कसंगत नहीं है। दोस्तों, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ सशस्त्र बल अपीलीय न्यायाधिकरण के एक फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता विकलांगता पेंशन का हकदार था, लेकिन इसे केवल 1 वर्ष तक सीमित रखा गया। दोस्तों, खबर है कि नए विकलांगता पेंशन नियमों को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे बरस पड़े हैं। सशस्त्र बलों के लिए नए विकलांगता पेंशन नियमों माने कि न्यू डिसेबिलिटी पेंशन रूल्स को लेकर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की आलोचना की है और कहा है कि एक बार फिर से बीजेपी का फर्जी राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने रक्षा कर्मियों और उनकी विधवाओं की विकलांगता और मृत्यु लाभ पर नई नीति का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए नए विकलांगता पेंशन नियमों को लेकर भाजपा की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस कदम के माध्यम से बीजेपी का फर्जी राष्ट्रवाद फिर से एक बार दिखाई दे रहा है। खड़गे ने ट्विटर पर, यानी अब जिसे एक्स कहा जाता है, तो एक्स पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार जवानों, पूर्व सेना कर्मियों और दिग्गजों के कल्याण के खिलाफ काम करने में एक आदतन अपराधी बन चुकी है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय द्वारा बुधवार को ये नीति सार्वजनिक की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने रक्षा कर्मियों और उनकी विधवाओं की विकलांगता और मृत्यु लाभ पर नई नीति का कड़ा विरोध किया है। ट्विटर पर यानी एक्स पर अपने पोस्ट में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि बीजेपी का फर्जी राष्ट्रवाद हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के लिए नए विकलांगता पेंशन नियमों में एक बार फिर दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा कि लगभग 40% सेना अधिकारी विकलांगता पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होते हैं और वर्तमान नीति में बदलाव पिछले कई निर्णयों या नियमों और स्वीकार्य वैश्विक मानदंडों का उल्लंघन होगा। कांग्रेस प्रमुख ने ये दावा भी किया कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने मोदी सरकार की इस नई नीति का कड़ा विरोध किया है, जो असैन्य कर्मचारियों की तुलना में सैनिकों को नुकसान में डाल रही है। खरगे ने कहा कि जून 2019 में मोदी सरकार इसी तरह के विश्वासघात के साथ सामने आई थी, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वो विकलांगता पेंशन पर टैक्स लगाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमारे जवानों, पूर्व सैनिकों और दिग्गजों के कल्याण के खिलाफ काम करने में आदतन अपराधी बन चुकी है। इसी के साथ उन्होंने दावा किया है कि अग्निपथ योजना एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि मोदी सरकार के पास सैनिकों के लिए धन नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि OROP 2 वन रैंक वन पेंशन में बड़े पैमाने पर विसंगतियां मौजूद है। सरकार पर हमला करते हुए खरगे ने नॉन फंक्शनल यूटिलिटी को वापस लेने और शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत देश की बहादुरी से सेवा करने वाले जवानों से चिकित्सा लाभ या पेंशन छीनने का हवाला भी दिया। इस संदर्भ में श्री खरगे ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी में सैन्य दिग्गजों की शिकायतों को दूर करने के लिए जल्द से जल्द एक पूर्व सैनिक आयोग स्थापित करने की मांग की है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं दिल्ली से। दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्पेशल बच्चों के लिए विशेष स्कूल संचालित करने की मंशा है। इन स्कूलों में दिव्यांग बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। बता दें कि अप्रैल माह में ही शिक्षा विभाग ने 7 स्कूलों को अपने कब्जे में ले लिया था और अब इन स्कूलों को दिल्ली की 7 जगहों पर संचालित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्रक भी जारी किया है, जिसमें इन 7 स्कूलों की लिस्ट भी जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने कहा कि इन स्कूलों में अगर फर्नीचर, पानी, स्वच्छता, बिजली आदि से संबंधित समस्याएं होती है तो जिले के DDE और सहायक शिक्षा निदेशक इसका समाधान करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इनमें से किसी भी स्कूल में दाखिला लेने के लिए दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर देवेश कुमार गर्ग ने बताया कि इन स्कूलों में दाखिले के लिए किसी भी दिव्यांग बच्चे को मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन जरूरी दस्तावेज देने आवश्यक है। जैसे कि कोई बच्चा सुन नहीं सकता है तो वो इस संबंध में दस्तावेज दे। इसी प्रकार दाखिला प्रोसेस से होता है। साथ ही दिल्ली का निवासी होना जरूरी है और अन्य दस्तावेज जो स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरी होते हैं वे छात्रों के अभिभावक को जमा करने होंगे। दोस्तों, इन स्कूलों में दिव्यांग बच्चे साल भर कभी भी दाखिला ले सकते हैं। किसी भी बच्चे को दाखिले से मना नहीं किया जाएगा। स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए नामांकन अभियान चलाया जा रहा है। आयु के अनुरूप प्रवेश स्तर की कक्षाओं में ऊपरी आयु में छूट दी जाती है। विशेष शिक्षा शिक्षक की सेवाएं विकलांग एवं विशेष शिक्षा वाले बच्चों के अभिभावकों की साप्ताहिक बैठक कराई जाती है। बच्चों को निःशुल्क सहायता एवं उपकरणों का वितरण भी किया जाता है। बच्चों के माता पिता की काउंसलिंग, दृष्टिहीन बच्चों को मुफ्त ब्रेल की किताबें, कम दृष्टि वाले बच्चों को बड़ी प्रिंट वाली किताबों के लिए वित्तीय सहायता। प्रत्येक स्कूल और जिले में संसाधन कक्ष या केंद्र होते हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों के लिए अलग अलग विषय। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों को CBSE द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न छूट और रियायतें भी दी जाती हैं। आइए अब सुनते हैं कि किन जगहों पर विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए ये नए स्कूल खुले हैं। दिल्ली के मयूर विहार में बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए स्कूल, रोहिणी में सुनने में अक्षम बच्चों के लिए स्कूल है, कालकाजी में सुनने में अक्षम बच्चों के लिए स्कूल, किंग्सवे में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल, मयूर विहार में सुनने में अक्षम बच्चों के लिए स्कूल और फिरोज शाह कोटला में भी सुनने में अक्षम बच्चों के लिए स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। दोस्तों, खबर है उज्जैन से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक चौंकाने वाले मामले में एक मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़की के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसे लोगों की उदासीनता का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे मदद मांगने के लिए सड़क के किनारे अर्धनग्न छोड़ दिया गया था। एक वायरल फुटेज में पीड़िता, जो अर्धनग्न हालत में थी और खून बह रहा था, मदद के लिए एक आदमी के पास जाती दिखाई दे रही थी, जो उसे भगा देता था।
रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों पर भटकते हुए उसने मदद मांगने के लिए कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो एक आश्रम में पहुंची। वहां एक पुजारी को उस पर यौन हिंसा का मामला होने का संदेह हुआ। उसने तौलिए से उसे ढका और जिला अस्पताल में ले गया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि की गई। डॉक्टरों ने पीड़िता का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे सर्जरी के लिए इंदौर रेफर कर दिया, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट के साथ दरिंदगी की गई थी। रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया है कि एक पुलिसकर्मी ने रक्तदान किया, क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए तत्काल रक्त आधान की आवश्यकता थी और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उज्जैन पुलिस ने स्टेशन की एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी दीपिका शिंदे ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वो सुसंगत उत्तर नहीं दे पा रही। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और यौन आरोपों से बच्चों का सख्त संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम भी लागू किया है। उज्जैन पुलिस प्रमुख सचिन शर्मा ने कहा कि अपराधियों की जल्द से जल्द पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है। हमने एक विशेष जांच दल का गठन भी किया है और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर उन्हें कोई जानकारी मिलती है तो वे पुलिस को सूचित करें। इस घटना ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा सरकार के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सवाल उठाए हैं। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भारतीय बार परीक्षा 18 की पंजीकरण समय सीमा के बारे में, जो 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा 29 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सामान्य कैटेगरी के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण मानदंड 45% तक बढ़ा दिया गया है। SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए ये 40% है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और आवेदन शुल्क का भुगतान करके आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं allindiabarexamination.com पर। इसी के साथ बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया है कि ये सूचित किया जाता है कि AIBE 18 के ऑनलाइन पंजीकरण 9 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिए गए हैं।
और AIBE 18 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के भुगतान की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि मूल कार्यक्रम के अनुसार AIBE 18 के पंजीकरण 16 अगस्त को शुरू कर दिए गए थे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि थी 30 सितंबर, जिसे अब 9 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। AIBE 18 परीक्षा 29 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 20 अक्टूबर 2023 को जारी किए जाएंगे। दोस्तों, अब ये खबर सुनते हैं AI के बारे में। AI ने प्रौद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा है, लेकिन जैसे जैसे हम नए इनोवेशंस करते हैं, हमें AI के निर्माण के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, जो विकलांग लोगों के सहित सभी लोगों द्वारा उपयोग करने योग्य हो। हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि AI का ताना बाना अस्थायी, स्थायी और स्थिति जन्य बहिष्करण सहित सभी मानवीय अनुभवों की नींव पर आधारित हो। AI में विकलांग लोगों सहित सभी को सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता है। WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1.3 अरब लोग विकलांग हैं, जो 6 में से 1 व्यक्ति के बराबर है जो विकलांगता से ग्रसित हो। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में विकलांगता का अनुभव करते हैं, चाहे वो हाथ पैर में फ्रैक्चर जैसी अवस्था या चोट हो, या ऊंचे स्थानों पर बहरे होने के कारण स्थितिगत बहिष्कार का अनुभव हो। लेकिन आज हमारे आसपास ChatGPT जैसे ढेर सारे कंटेंट निर्माण या जनरेटिव AI उपकरण मौजूद है, जो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हमारे निर्माण के तरीके को बदल रहे हैं। डेवलपर्स को ये सुनिश्चित करने के लिए कई इनपुट तौर तरीकों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ये विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग योग्य हो। इस सिद्धांत का एक अनुप्रयोग तब हुआ जब ChatGPT ने जुलाई में एक अनुकूलन सुविधा पेश की, जो आगे बढ़ने वाली सभी बातचीत के लिए कस्टम निर्देशों पर विचार करती है। इस प्रकार उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक बातचीत में प्राथमिकताओं या जानकारी को दोहराना नहीं पड़ता, जिससे मॉडल प्रत्येक व्यक्ति के विविध संदर्भों और अद्वितीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, एक डेवलपर जो पाइथन में उदाहरण देना पसंद करता है, एक बार प्राथमिकता जोड़ देगा और मॉडल आगे चलकर उसी प्राथमिकता को याद रखेगा। ये उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाता है और संज्ञानात्मक विकलांगता वाले लोगों के लिए एक पहुंच सुविधा प्रदान करता है। संकेतों को टाइप करने के अलावा AI टूल को उपयोगकर्ताओं के लिए वैकल्पिक इनपुट तरीके प्रदान करने चाहिए, जैसे कि डिक्टेट करना। ChatGPT ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर एक माइक्रोफोन बटन के साथ समर्थन जोड़ा है और बिंज आई जैसे अन्य तृतीय पक्ष ऐप आवाज के साथ ChatGPT की उपयोग की अनुमति देते हैं। AI विकलांग उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और इंटरैक्टिव उपयोगकर्ता अनुभव की ओर बढ़ने के लिए सशक्त बनाने में अमूल्य होगा। उपयोगकर्ता और इरादे के व्यापक संदर्भ को समझने के लिए AI मॉडल को विकलांग लोगों सहित सभी मानवीय अनुभवों पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये दिखाया गया है कि विकलांगता को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए 56% उत्पाद सभी उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। उदाहरण के लिए, डेवलपर्स कोड लिखने के लिए ChatGPT 4 एकीकृत तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ये कोड लिखते समय कई कोष्ठक जोड़ने जैसे दोहराए जाने वाले कदमों को कम करके मोटर विकलांगता वाले डेवलपर्स को लाभ पहुंचा सकता है। GIT हब को पायलट के साथ संज्ञानात्मक विकलांगता वाले डेवलपर्स अधिक प्रभावी ढंग से कोड लिख सकते हैं। ये को पायलट नए कोड्स और भाषाओं के लिए मचान प्रदान कर सकता है, ताकि उपयोगकर्ताओं को सभी अलग अलग कार्यों को याद रखने और याद करने के लिए मजबूर न होना पड़े। उदाहरण के लिए, यदि कोई डेवलपर किसी ऐसी कंप्यूटर भाषा में फंक्शन लिखने का प्रयास कर रहा है जिससे वो अपरिचित है, तो को पायलट उन सीखने की संरचनाओं के माध्यम से उनके कार्यों का समर्थन करने वाले प्रासंगिक सुझाव प्रदान करके उनके अनुभव का समर्थन करेगा। ये भी दिलचस्प है कि सिस्टम समय के साथ डेवलपर की व्यक्तिगत कोडिंग शैली के अनुकूल हो जाएगा और ये नई भाषाएं सीखने का एक शानदार तरीका है। एक अन्य उदाहरण है BEME.AI, जो ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के कल्याण, विकास ट्रैकिंग और विश्लेषण के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए पहनने योग्य तकनीक को AI के साथ जोड़ता है।
इस एप्लीकेशन को फिटबिट और एप्पल वॉच जैसे विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल और फिटनेस उपयोग के मामलों तक बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी अंतर्दृष्टि के लिए स्लीप ट्रैकिंग डेटा का उपयोग कर सकते हैं। भारत के पहले डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य स्टार्टअप्स में से एक आई विल का लक्ष्य आई विल केयर प्रोजेक्ट के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी में AI आधारित संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी मॉडल बनाना है। ये मानसिक स्वास्थ्य सहायता सभी के लिए मूल्यवान होगी। जनरल AI टूल्स में कला और पेंटिंग के रचनात्मक क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्योगों में विकलांग लोगों के लिए बाधाओं को तोड़ने की क्षमता है। दोस्तों, खबर आती है पणजी से। डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा यानी कि ड्रैग ने सोमवार को गोवा यूनिवर्सिटी GU की उस अधिसूचना को तत्काल वापस लेने की मांग की जिसमें आरोप लगाया गया है कि ये विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव करता है। पिछले महीने जारी की गई अधिसूचना अयोग्यता से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वो व्यक्ति विक्षिप्त दिमाग का है या सुनने या बोलने में अक्षम है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एल्विनो डीसा ने कहा कि ये धारा दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव कर रही है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 3 का उल्लंघन भी करती है। इसके ऊपर GU के रजिस्ट्रार प्रोफेसर VS नाडकर्णी ने कहा कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हम पूरे खंड को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कानून पुराना है जिसमें संक्रामक कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का भी संदर्भ है। केंद्रीय एजेंसियों के बार बार अनुरोध के कारण हमने कुष्ठ रोग का संदर्भ हटा दिया और बाकी कानून को वैसे ही छोड़ दिया है और प्रक्रिया के अनुसार जब एक आंशिक संशोधन होता है तो हमने खंड को फिर से प्रकाशित किया है। इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया कि इससे लोगों की भावनाएं प्रभावित होंगी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसे ठीक करने के लिए तुरंत ही कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं नोएडा की। राज्य सरकार ने विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए गौतम बुद्ध नगर में PM योजना के तहत 4 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 4 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर नियुक्त किए गए लोग अन्य सरकारी स्कूलों में काम करेंगे। वर्तमान में केवल 8 विशेष शिक्षकों के पास जिले के 2500 से अधिक विकलांग छात्रों का प्रभार है। नोएडा को 250 शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले को कम से कम 250 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 10 छात्रों के लिए 1 शिक्षक होना जरूरी है। विशेष शिक्षकों की प्राथमिक भूमिका विकलांग बच्चों का मार्गदर्शन करना है, क्योंकि उनकी कमी समान शिक्षा के अधिकार में बाधा बन रही है। इसके अलावा कई विशेष शिक्षकों ने दावा किया कि सर्वेक्षण करना, रिकॉर्ड रखना और उन्हें सौंपे गए अन्य नौकरशाही कार्य उनके शिक्षण के समय को बर्बाद कर देते हैं। सर्वेक्षण करने से लेकर विकलांग बच्चों को ढूंढना, उन्हें स्कूलों में नामांकित करना, उन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद करना और उन्हें छात्रवृत्ति के लिए नामांकित करना हर महीने पर्याप्त काम होता है। इन सब में शिक्षा पीछे रह जाती है। भले ही हम बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने का समय ही नहीं मिल पाता। नाम न छपने की शर्त पर ऐसा एक विशेष शिक्षक ने मीडिया को बताया। एक अन्य शिक्षक ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में 2 विशेष शिक्षक हैं और प्रत्येक 50 से अधिक स्कूलों में शिक्षण जिम्मेदारियां संभालते हैं। प्रत्येक स्कूल में हर दिन उपस्थित रहना असंभव है। कुछ स्कूलों में कोई भी विकलांग बच्चे नहीं है या कुछ में केवल 1 या 2 है, लेकिन आदर्श रूप से हमें प्रत्येक का दौरा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्कूल उन्हें नामांकित कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि बौद्धिक विकलांगता और श्रवण विशेषज्ञों के लिए विशेष शिक्षकों की सहित नई भर्तियां मुख्य रूप से दादरी के 2 सरकारी प्राथमिक स्कूलों और जेवर के 2 अन्य स्कूलों में पढ़ाएंगी और कभी कभार ही अन्य स्कूलों में जिम्मेदारियां संभाल सकती है, लेकिन इससे शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1 से 10 की आवश्यकता के आसपास भी नहीं पहुंचता। नोएडा के एक निजी स्कूल की विशेष शिक्षिका शालिनी ने कहा कि विकलांग बच्चों को अधिक ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। उनकी भाषा और समझ अन्य बच्चों से अलग होती है। सामान्य शिक्षक या पढ़ाने का सामान्य तरीका उनकी समझ से परे होता है।
हालांकि जीबी नगर की बुनियादी शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने कहा कि उच्च अधिकारी भर्तियों पर निर्णय लेते हैं और अगले 2 महीनों में हम जिले के लिए 4 और विशेष शिक्षकों की भर्ती करेंगे। दोस्तों, प्रवीण कुमार द्वारा विकसित माउसवेयर एक सहायक हेडगियर है जो ऊपरी अंगों की विकलांगता वाले व्यक्तियों को सिर हिलाकर स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे उपकरणों को संचालित करने में मदद करता है। भारत में जेम्स डायसन पुरस्कार जीतने वाला ये उपकरण कर्सर को हिलाने के लिए मोशन ट्रैकिंग और सेंसर और माउस क्लिक के लिए पैर या उंगली स्विच का उपयोग करता है। कुमार का स्टार्टअप डेक्स्ट्रोवेयर डिवाइसेस माउसवेयर का व्यवसायीकरण करने और इसे विशेष स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और पुनर्वास केंद्रों के बीच बढ़ावा देने की योजना बना रहा है, क्योंकि ये बाजार में अन्य सहायक उपकरणों की तुलना में अधिक किफायती है। कुमार वर्तमान में जेम्स डायसन अवार्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उस कर्सर को हिलाए, बैग खरीदे, बस अपने सिर के एक झटके से। माउसवेयर बनाने की ये प्रेरणा चुनौतियों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए बाधाओं को तोड़ने और उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए एक उपकरण प्रदान करने की इच्छा से पैदा हुई है। फिजियोलॉजी में पीजी करने वाली नोनिता गंगवानी एक व्याख्याता बनने की इच्छुक थी, लेकिन भारत के शैक्षिक संस्थानों में खराब समावेशन प्रयास और मजबूत सहायक प्रौद्योगिकियों की कमी उनके पेशेवर विकास को रोक रही थी। तभी उनकी नजर माउसवेयर पर पड़ी। आज नोनिता अपने लैपटॉप पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकती है, ऑनलाइन कक्षाएं ले सकती है और वो सब कुछ कर सकती है जो एक टेक सैवी व्यक्ति अपने सिर के एक झटके से कर सकता है। वो कहती है, मेरे माता पिता अब शिकायत करते हैं कि मैं हमेशा सोशल मीडिया पर रहती हूँ और बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ। दोस्तों, माउसवेयर उन लोगों के लिए एक सहायक हेडगियर है जो स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे उपकरणों को संचालित करने के लिए अपने ऊपरी अंगों, न्यूरोलॉजिकल मुद्दों या अन्य किसी विकलांगता के कारण उपयोग नहीं कर सकते। व्यक्ति के सिर की गति कर्सर की गति को निर्देशित करती है, क्योंकि माउसवेयर आपको एक हेडबैंड देगा जिसमें एक मोशन ट्रैकिंग सेंसर होता है। इसके अलावा उपयोगकर्ता की सुविधा के आधार पर माउस क्लिक, फुट स्विच, फिंगर स्विच आदि भी दिया जाता है। चेन्नई स्थित इंजीनियर प्रवीण कुमार द्वारा निर्मित माउसवेयर जेम्स डायसन अवार्ड 2023 का राष्ट्रीय विजेता है। ये एक खोज है जो विश्व स्तर पर छात्रों को आकर्षक लेकिन सरल इंजीनियरिंग डिजाइन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुमार को लगभग 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। वो अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय दौरे में भारत का प्रतिनिधित्व भी करने जा रहे हैं, जहां अंतिम विजेताओं का चयन सर जेम्स डायसन द्वारा किया जाएगा। राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र 25 वर्षीय कुमार IIT मद्रास में स्थापित डेक्स्ट्रोवेयर डिवाइसेस नामक एक सहायक तकनीकी स्टार्टअप के संस्थापक हैं। उन्होंने स्नातक की डिग्री के तुरंत बाद कंपनी शुरू कर दी। वे कहते हैं कि मैं एक ऐसी समस्या से उठना चाहता था जिसका अभी तक सहायक तकनीक के अंतर्गत प्रयास नहीं किया गया था। कोविड के दौरान चूंकि हम सभी पूरी तरह से डिजिटल हो गए थे, जिन लोगों को चलने फिरने में दिक्कत थी, खासकर जिनके हाथ हिलने डुलने में दिक्कत थी, उन पर बहुत असर पड़ा। तभी मैंने माउसवेयर पर पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं से मिली मान्यता और उपयोगकर्ताओं के पहले समूह पर माउसवेयर के परिवर्तनकारी प्रभाव ने उनके प्रयासों को मजबूत किया। ये पेटेंट किया गया माउसवेयर अब व्यावसायिकीकरण के बहुत करीब पहुंच रहा है, क्योंकि स्टार्टअप ने विभिन्न पायलटों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। डेक्स्ट्रोवेयर विशेष स्कूलों, विकलांग लोगों के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और ऑर्थोपीडिक अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों के बीच माउसवेयर के बारे में प्रचार करना चाहते हैं। हालांकि वैश्विक बाजार में उन्नत सहायक उपकरण उपलब्ध है, लेकिन उनकी कीमत माउसवेयर से दुगनी है। दोस्तों, जानकारी लेते हैं गूगल से। गूगल जनवरी 2024 से पहले जीमेल के बेसिक HTML व्यू को बंद कर देगा। दोस्तों, ये सुविधा 10 साल से भी अधिक पुरानी है। उपयोगकर्ताओं को अपने ईमेल को सरलीकृत प्रारूप में एक्सेस करने की ये अनुमति देती है। समय सीमा के बाद जीमेल स्वचालित रूप से मानक दृश्य पर स्विच हो जाएगा। मूल HTML दृश्य में चैट, स्पेलिंग चेक,
और सर्च फिल्टर्स जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं है, लेकिन ये कम कनेक्टिविटी स्थितियों के लिए उपयोगी है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या गूगल कम कनेक्टिविटी के लिए कोई अन्य मोड पेश करने की योजना बना रहा है। गूगल ने ये दर्शाने के लिए अपने समर्थन पृष्ठ को अपडेट भी किया है कि जीमेल समय सीमा के बाद स्वचालित रूप से मानक दृश्य पर स्विच हो जाएगा। कंपनी ने जीमेल यूजर्स को इसकी जानकारी देते हुए एक ईमेल भी भेजा है। उपयोगकर्ताओं को गूगल का ईमेल भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि हम आपको ये बताने के लिए लिख रहे हैं कि डेस्कटॉप वेब और मोबाइल वेब के लिए जीमेल बेसिक HTML व्यू जनवरी 2024 की शुरुआत से अक्षम हो जाएगा। जीमेल बेसिक HTML व्यू जीमेल के पिछले संस्करण है जिसे 10 से भी ज्यादा साल पहले उनके आधुनिक उत्तराधिकारियों द्वारा बदल दिया गया था और इसमें पूर्ण जीमेल सुविधा कार्यक्षमता शामिल नहीं की गई थी। दोस्तों, गूगल ने हाल ही में गूगल पॉडकास्ट को बंद करने की घोषणा भी की थी। पिछले हफ्ते गूगल ने घोषणा की थी कि 2024 के अंत में अपने सहयोगी व्हाइट बोर्डिंग ऐप जैमबोर्ड को भी वो बंद कर देगा। कंपनी अपने साथ आने वाले डिवाइस एक विशाल 55 इंच कनेक्टेड व्हाइट बोर्ड का समर्थन भी बंद कर देगी, जिसकी कीमत $5000 थी। दोस्तों, खबर है चंडीगढ़ से। पंजाब यूनिवर्सिटी PU में बुनियादी ढांचा और सुविधाएं परिसर में दिव्यांग छात्रों की जरूरत को पूरा करने में कम पड़ गई है। जब मीडिया संवाददाताओं ने विश्वविद्यालय भवनों का दौरा किया तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिनमें रैंप्स और लिफ्टों की अनुपस्थिति, दुर्गम प्रवेश द्वार भी शामिल थे, जो ऐसे छात्रों के लिए नेविगेशन को कठिन बनाते हैं। जबकि पिछले साल लगभग 40 से 50 दृष्टिबाधित छात्रों ने PU में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था। इस साल ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण है विकलांग छात्रों के विरोध के बाद 2019 में स्थापित समान अवसर सेल EOC इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग की पहली मंजिल पर स्थित सेल में एक लिफ्ट है। हालांकि शुक्रवार को सुबह 11 बजे के बाद रैंप पर प्रवेश प्रतिबंध लगा रखा है और दरवाजा बंद किया जाता है। परिसर के कई हिस्से 2016 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उल्लिखित विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देशों और अंतरिक्ष मानकों के साथ संरेखित होने में विफल रहे हैं, जिसमें 16 पॉइंट एक्सेस ऑडिट भी शामिल है। चेकलिस्ट ज्यादातर विभागों में रैंप की कमी है और सिर्फ सीढ़ियों पर निर्भर रहना पड़ता है। साइनेज, अलग शौचालय और लिफ्ट उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित है। यहाँ तक कि UBS जैसे विभागों में जहाँ रैंप मौजूद है वो बहुत ही संकीर्ण है। CDOE के मुख्य प्रवेश द्वार में दाहिनी ओर एक रैंप के साथ एक सीढ़ी है, लेकिन ऊंची सतह के कारण ये बहुत दुर्गम है। PU के एक छात्र नरेश ने कहा कि इसके पीछे छात्रों के लिए एक क्षेत्र है, लेकिन रैंप तक पहुंचने के लिए हमें काफी देर तक चलना पड़ता है। PU के रवि ने कहा, छात्र केंद्र पर रैंप हो सकता है, लेकिन ये इतना असमान है कि वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। जबकि सामाजिक कार्य, मानवाधिकार और कर्तव्य, महिला अध्ययन और फैशन प्रौद्योगिकी विभाग के केंद्र सहित सामाजिक विज्ञान भवन में उभरते क्षेत्रों जैसे नए ब्लॉक्स में छात्रों के लिए लिफ्ट है। कुछ क्षेत्रों जैसे कि अर्थशास्त्र विभाग में केवल एक रैंप मौजूद है। पूरे परिसर में शौचालयों में बुनियादी स्वच्छता मानकों की कमी है और विकलांगों के लिए सुविधाएं भी इसका अपवाद नहीं है। वर्तमान में PU के छात्र केंद्र में केवल एक सुलभ शौचालय है, लेकिन ये अक्सर बंद रहता है या खराब रहता है। PU में दृष्टिबाधित छात्र AC जोशी लाइब्रेरी के निर्दिष्ट अनुभाग तक 24 घंटे पहुंच के साथ साथ पाठ्यक्रम सामग्री के लिए ऑडियो या ई-टेक्स्ट प्रारूप की तलाश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से ये आवश्यक संसाधन भी गैर मौजूद है। नरेश ने कहा, हमने सुलभ पुस्तकों की बड़े पैमाने पर वकालत की, हालांकि कुछ अब EOC पर उपलब्ध है। हमारी चिंता ये है कि सेल बंद होने के बाद क्या होगा। हम अन्य छात्रों की तरह पुस्तकालय में अध्ययन करने का अवसर पाने की आशंका रखते हैं। उन्होंने हाल की ही एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे एक लेखक की जरूरत थी जो मेरी परीक्षा के दौरान लिख सके, लेकिन वो नहीं आया। उन्होंने कहा, अगर विश्वविद्यालय हमें एक लेखक मुहैया कराए
तो इन स्थितियों से आसानी से बचा जा सकता है। DSW महिला सिमरत काहलो ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकांश बुनियादी ढांचे की स्थापना ऐसे युग में की गई है जब दिव्यांगों के लिए पहुंच संबंधी उपाय प्राथमिक नहीं कहे जाते थे। हम 70% या अधिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए निःशुल्क आवास प्रदान करते हैं। एक लड़कियों के छात्रावास और लड़कों के छात्रावास में अब विकलांग अनुकूल शौचालय मौजूद है। हमने अन्य छात्रावासों में भी इसी तरह के उन्नयन के लिए धन आवंटित किया है। PGI गेट के पास रेलिंग लगाने का काम भी चल रहा है। हम छात्रावासों को व्हीलचेयर प्रदान कर सकते हैं। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। देश भर के 14 दूरदर्शी नव प्रवर्तकों को 14वें NCPDP एम्फेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड से किया गया सम्मानित। विकलांग व्यक्तियों को सहायता का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सैनिक के विकलांगता पेंशन दावे को 10 साल तक बढ़ाया। आर्मी के पेंशन नियमों का किया उल्लेख। नए विकलांगता पेंशन नियमों को लेकर बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली में अक्षम बच्चों के लिए शुरू किए गए 7 स्पेशल स्कूल्स। मनोरोग से पीड़ित नाबालिग लड़की से बलात्कार, लोगों की उदासीनता का सामना करना पड़ा। बढ़ाई गई AIBE 18 एग्जाम के लिए पंजीकरण की समय सीमा। विकलांग लोगों के लिए AI बनाएगी पहुंच और समावेशन को अधिक सुलभ। GU क्लॉज करता है सुनने और बोलने में अक्षम लोगों के खिलाफ भेदभाव। विकलांगता अधिकार निकाय। नोएडा में 2500 विकलांग बच्चों के लिए 250 शिक्षकों की जरूरत, लेकिन मौजूद है केवल 8 शिक्षक। कर्सर को हिलाएं और बैग खरीदे बस अपने सिर के एक झटके से। गूगल जीमेल के 10 साल पुराने फीचर्स को कर रहा